हेलो टू एवरी फेलो। नमस्कार। आज जो बातचीत हम करने जा रहे हैं वो धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में है, जिसे इंग्लिश में हम सेकुलरिज्म कहते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म एक बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है, पर्टिकुलरली फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि हमारा जो भारत देश है ये एक गुलदस्ता है। बिकॉज हमारी भारत की जो ब्यूटी है दैट लाइज इन द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। हमारे देश में कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इज आल्सो देयर। सो जिस देश में दुनिया के लगभग सभी धर्मों के लोग बसते हैं, तो ऐसे देश के अंदर सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बन जाती है। सो भारत एक ऐसा देश है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही केयरफुली और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ डिजाइन किया गया, लिखा गया, कीपिंग इन माइंड द डाइवर्सिटीज ऑफ द कंट्री। सो बेसिक फाउंडेशन of the constitution of our country lies on the secularism. भले हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म को एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया था, by the 42nd amendment in 1976 the term secularism was added to the preamble of our constitution, but from the very beginning there are certain provisions in our constitution जिसको देख करके we can judge, we can smell that India is basically a secular country from the very beginning, since the you can say enforcement of its constitution on 26th of January 1950, because हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP के अंदर आर्टिकल 44 है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 है, which also speaks about the secularism, we can say, which also speaks about the secularism, we can say. So that is why secularism is a very important value. क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि भारत में इतने धर्मों के लोग बसते हैं, दुनिया के ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेंट धर्म हैं जो उन धर्मों के लोग भारत में बसते हैं। सो अगर हम देखें कि
सभी धर्मों ने एग्जिस्ट करना है, ये एक फैक्ट है जो हम मान के चलेंगे। और अगर सभी धर्मों ने एग्जिस्ट करना है तो हमें अपने एटीट्यूड को, अपनी थिंकिंग को इतना लिबरल बनाना होगा कि वी शुड accommodate the good values of the other religions as well. And if we want space for our religion to flourish, then we should provide space to other religion also, so that those religions may also flourish. So इंडिया में सेकुलरिज्म की इम्पोर्टेंस को महसूस करते हुए, समझते हुए 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट भारत के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म को ऐड किया गया और इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई कि हमारे प्रियम्बल के अंदर जो थर्ड नंबर के ऊपर हमने सेकुलरिज्म को डाला है, बिकॉज वहां लिखा है सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. So India is a socialist state, sorry, secular state, as its constitution speaks. And हमें जो मालूम है कि जो 42nd अमेंडमेंट थी 1976 की, ये देश में जब इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी, ये उस टाइम की अमेंडमेंट है. इस अमेंडमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की, इस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी प्रोविजंस को अमेंड किया गया. दैट इज वाई इस 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं. और जब इमरजेंसी के दौर के बाद नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, सॉरी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, इंडिया की फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री मोरारजी देसाई. तो उस गवर्नमेंट ने आकर के एक 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में की इन 1978. एंड उस 44th अमेंडमेंट के जरिए बहुत सारी जो चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू की थी, उनको रिवर्ट किया गया. लेकिन उस समय उन्होंने ये जो सेकुलरिज्म वाली टर्म जो ऐड की थी 42nd अमेंडमेंट द्वारा, इसको नहीं हटाया. सो ये भी अपने आप में इस बात को इंडिकेट करती है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज सेकुलरिज्म फॉर इंडिया. सो अगर एक गुलदस्ते की सुंदरता उस गुलदस्ते के अंदर जो रंग बिरंगे फूल हैं उनकी वजह से है, तो उसमें से अगर हम कुछ फूल हटा देते हैं तो उस गुलदस्ते की सुंदरता, उसकी ब्यूटी है जो, वो नहीं रह जाती. सो दैट इज वाई भारत में जरूरत है सभी धर्मों को इक्वल स्पेस प्रोवाइड करने की, एंड सभी धर्मों की जो वैल्यूज हैं उनको मानने की, सभी धर्मों को फ्लोरिश होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करने की, जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट भी है.
सो पहली बात हम करेंगे कि सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। अगर हम इसको सेकुलरिज्म को डिफाइन करेंगे तो वी विल से दैट a state is said to be secular if it is independent of the religion. किसी राज्य को, किसी देश को हम सेकुलर मानते हैं अगर वो रिलीजन से इंडिपेंडेंट है। सो रिलीजन से इंडिपेंडेंट होने का मतलब हम ये भी मान लेते हैं कि अगर वो स्टेट किसी रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करती, लेकिन भारत के संदर्भ में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया जो सेकुलरिज्म है वो एक डिफरेंट किस्म का है। I would like to say that Indian secularism is based on the principle of Sarv Dharam Sambhav. Means all religions are possible in this country. So government का जो attitude है वो नॉन रिलीजियस एटीट्यूड नहीं है भारत सरकार का। हम यहाँ सभी धर्मों को अकोमोडेट करते हैं, सभी धर्मों को इक्वल स्पेस देते हैं, सभी धर्मों के प्रति गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो एक जैसा है, और सभी धर्मों से जो हमारी स्टेट है वो इक्वल डिस्टेंस बना के रखती है, जहाँ सभी धर्मों को इक्वली पैट्रोनाइज करती है जो हमारी स्टेट। सो हमारा सेकुलरिज्म है जो वो इस संदर्भ में हम देखते हैं, इस संदर्भ में हम हमारे सेकुलरिज्म को समझते हैं। सो जैसे हम सेकुलरिज्म की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे, पहले तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है वो एंटायरली सेकुलरिज्म के ऊपर बेस्ड है। दूसरी चीज थी कि क्योंकि हम ये चाहते थे कि सभी धर्म के लोगों को रिकॉग्निशन एक समान मिलनी चाहिए इस देश में। और उसके बाद जो 1976 में 42nd अमेंडमेंट का होना और सेकुलर टर्म को ऐड कर देना एंड 44th अमेंडमेंट के जरिए उसको बरकरार रखना, उसको ना हटाए जाना, जबकि बहुत सारी अमेंडमेंट्स को रिवर्ट कर दिया था जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू की गई थी। एंड उसके बाद जो यू कैन से एक केशवनंद भारती केस 1973 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। उस केशवनंद भारती केस में बात की गई थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भले बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं पर भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी जजमेंट में दिया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड any part of the constitution but the basic structure of the constitution means कि भारत की संसद, पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उसके बेसिक स्ट्रक्चर को एज इट इज रखा जाएगा। सो उसमें बहुत सारी जो टर्म्स थी उसको कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर में लेने की कोशिश की थी। उसके बाद 1994 में
उसके बाद 1994 में एसआर बोमई केस को डिसाइड किया गया, और एसआर बोमई केस था जो 1994 का, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को भी जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें इंक्लूड कर दिया। इट मीन्स दैट बेसिक स्ट्रक्चर है जो उसको किसी जो सेकुलरिज्म है उसको किसी अमेंडमेंट के जरिए भी हम नहीं हटा सकते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म वी कैन से इन आवर कंट्री। सो भारत जैसे देश में जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट आइडियल है, वो जो आइडियल है वो हमारा फ्रेटर्निटी का है, क्योंकि भारत जैसे डाइवर्सिटी वाले कंट्री को if we want to keep it integrated, so fraternity is a very fundamental value for that. भले justice भी है, equality भी है, these are also important values, but keeping in mind the diverse character of Indian society, we can say that fraternity is a very important fundamental value, you can say, of the constitution. So फ्रेटर्निटी को अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें पहले सेकुलरिज्म को बचाना होगा, सेकुलरिज्म को प्रमोट करना होगा, सेकुलरिज्म को ट्रू सेंस में हमें प्रोपेगेट करना होगा, ट्रू सेंस में हमें लोगों तक पहुंचाना होगा कि सेकुलरिज्म एक्चुअल में है क्या है, और सेकुलरिज्म को हमें कॉन्शियसली प्रमोट करना होगा। सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंज ऑफ पॉवर्टी इज देयर, चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, so many other social evils are there, economic challenges are there. So you can say ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस वाले कंट्री में अगर हमने इसको आगे बढ़ाना है कंट्री को, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंट्री के लोग भी वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूरोप है, अमेरिका है, वैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाए, वैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम उनको प्रोवाइड कर पाए, तो उसके लिए भारत की ग्रोथ, भारत की डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी भी डाइवर्सिटीज वाले कंट्री में अगर हम ग्रोथ को, डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस, एंड मोर ओवर society there should be, you can say, stability, and as far as the stability is concerned, stability पीस के बिना नहीं आ सकती, और जो पीस है वो जस्टिस के बिना नहीं पॉसिबल, और जो जस्टिस है वो डिमांड करता है सभी को रिकॉग्नाइज किया जाए, पर्टिकुलरली ऐसे डाइवर्स कंट्री में। सो जस्टिस अपने आप में सेकुलरिज्म की डिमांड करता है कि किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म के, किसी भी यू कैन से सेक्ट के लोगों को भारत में रहते हुए इनसिक्योरिटी महसूस ना हो, किसी भी सेक्ट के लोगों को भारत में रहते हुए ऐसा महसूस ना हो कि वी आर ट्रीटेड एज सेकंड क्लास और थर्ड क्लास सिटीजन।
सो हमारी गवर्नमेंट बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स कर रही है इसको लेकर के। इंडिया का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है कि ये एक ऐसा कंट्री है जिस कंट्री के अंदर सभी धर्मों के लोग सिक्योर फील करते हैं, सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं और सभी धर्मों को हमारी जो स्टेट है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है और स्टेट किसी भी धर्म, किसी पर्टिकुलर धर्म को पैट्रनाइज नहीं करती। ये एक इंडिया का शानदार रिकॉर्ड है एंड आई होप कि ये रिकॉर्ड हमारा मेंटेन रहेगा। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ऐसा कंट्री जिसकी जो सेकुलरिज्म है वो फाउंडेशन है, जिसकी फंडामेंटल नेसेसिटी है सेकुलरिज्म रखना, क्योंकि अगर यहाँ सेकुलरिज्म नहीं होगा तो भारत में मुझे लगता है परहैप्स डिसऑर्डर हो सकता है, सोसाइटी में सोशल डिसऑर्डर हो सकता है, ये मेरा मानना है। सो दैट इज व्हाई ऐसी सोसाइटी में सेकुलरिज्म को कॉन्शियसली प्रमोट करना है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि सेकुलरिज्म को कॉन्शियसली प्रमोट हम कैसे कर सकते हैं या क्या करना चाहिए था जो अभी तक हो नहीं पाया। सबसे पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ करने जा रहा हूँ कि सेकुलरिज्म के लिए या फ्रेटर्निटी के लिए टॉलरेंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जिस सोसाइटी में डाइवर्सिटीज हो वहाँ टॉलरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है उस सोसाइटी को एकजुट रखने के लिए। सो एज फार एज द टॉलरेंस इज कंसर्न्ड, टॉलरेंस इग्नोरेंस से नहीं आती, टॉलरेंस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से नहीं आती, किसी चीज के प्रति टॉलरेंस उस चीज को जानने के बाद डेवलप होती है। सो दैट इज व्हाई हमें कॉन्शियस एफर्ट्स करनी होगी इस चीज को लेकर के कि भारत में रहने वाले लोग, उनका अपना धर्म कोई भी हो, लेकिन वो सभी धर्मों के जो बेसिक टेनेंट्स हैं उनको जानते हों, सभी धर्मों की बेसिक वैल्यूज को जानते हों, पहचानते हों, सभी धर्मों में जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको समझते हों, जानते हों। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। जब तक मैं एक सिख होके, चाहे हिंदू होके, चाहे एक मुस्लिम होके मैं दूसरे धर्मों को नहीं जानता, तब तक मेरे मन में उन धर्मों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं डेवलप होगा, क्योंकि तब तक मुझे यही लगेगा कि मेरा धर्म सबसे प्रथम है, मेरा धर्म बेस्ट है, मेरा धर्म नोबल है और कंपैरेटिवली दूसरे धर्मों के बजाय, और मैं ये समझता रहूंगा और ये मेरे अंदर एक तरह की रिजिडिटी लेके आएगा, दूसरे धर्मों के प्रति नॉन टॉलरेंस लेके आएगा। और जब ये चीजें यू कैन से प्रमोट होंगी तो सोसाइटी में डिसऑर्डर क्रिएट होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग एंड ट्रूली ये एक यू कैन से अच्छा नहीं हुआ पास्ट में कि इंडिया इतना बड़ा सेकुलर कंट्री हो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो हमारे देश में, इतने धर्म हो, इतने सेक्ट्स के लोग हों, लेकिन हमने कोई कॉन्शियस एफर्ट सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए अभी तक नहीं की। मेरा मानना है कि अगर हम सेकुलरिज्म को कॉन्शियसली प्रमोट करना चाहते हैं तो भारत में एक ऑल इंडिया सेकुलर कमेटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ऑल इंडिया सेकुलर कमेटी में डिफरेंट रिलीजन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दो शुड बी देयर। वहाँ डिफरेंट रिलीजन्स को बैठ के डिस्कस किया जाए ऑल इंडिया सेकुलर कमेटी में, और
डिफरेंट रिलीजन्स के जो कन्वर्जिंग पॉइंट्स हैं उनको निकाला जाए, उनको लोगों तक पहुंचाया जाए कि ये हमारे रिलीजन में कन्वर्जिंग पॉइंट्स हैं, ये कॉमन है सभी रिलीजन्स में, सभी रिलीजन का मनोरथ एक है। और उससे क्या होगा कि लोगों के अंदर एक टॉलरेंस बनेगी, एक यू कैन से एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट पैदा होगी, दूसरे धर्मों के लिए रिगार्ड पर क्रिएट होगा, रिस्पेक्ट पैदा होगी। और जो भी थोड़े बहुत कोई रिलीजियस इश्यूज हैं कंट्री में जो चल रहे हैं, उसको जो ऑल इंडिया सेकुलर कमेटी होगी, उस सेकुलर कमेटी का इतना बड़ा स्टेटस हो कि वो कमेटी उन चीजों के ऊपर अपने सुझाव दे, राइट, उन चीजों को हमने कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर अपने सुझाव दे, और कैसे हमने एक धर्म के लोगों के अंदर दूसरे धर्म के लोगों के प्रति जो टॉलरेंस है उसको डेवलप करना है, वो सब चीजें कैसे इंडिया के अंदर हमने सेकुलरिज्म को फर्दर प्रमोट करना है, what should be done, what conscious efforts can be done with regard to that, so that should be there। मुझे लगता है कि ऐसी जो ऑल इंडिया सेकुलर कमेटी या नेशनल कमीशन ऑन सेकुलरिज्म, आप इसको कोई भी नाम दे लो, it should be given the constitutional status because secularism is the basic value of our constitution। So I think that is important क्योंकि religious इश्यूज हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे हैं और डाइवर्सिटी बहुत है। दैट इज वाई उन चीजों के लेकर के कई बार किसी रिलीजन की पर्टिकुलर यू कैन से चीज को लेके या उनके पर्टिकुलर किसी बुक को लेके, ग्रंथ को लेके इंटरप्रिटेशन के भी इश्यूज आते हैं। सो वो जो ऑल इंडिया सेकुलर कमेटी है, ऐसे सभी मामले उस कमेटी को दिए जाएं और वो कमेटी के पास इतनी पावर हो कि वो इंडिपेंडेंटली अगर कोई रिलीजियस डिस्प्यूट है छोटे बहुत, तो उनको थ्रू द प्रोसेस ऑफ यू कैन से आर्बिट्रेशन वो कमेटी उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करे। अगर उस कमेटी का डिसीजन किसी को मान्य नहीं है तब वो फर्दर कोर्ट में जा सके। हम कुछ ऐसा बंदोबस्त कर सकते हैं इंडिया में कॉन्शियसली सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि एक बड़े दुख की बात है कि भारत इतना बड़ा सेकुलर कंट्री है, सेकुलरिज्म भारत की एग्जिस्टेंस के लिए एक बेसिक नीड है, और अभी तक भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी एक आध यूनिवर्सिटी में हो, मेरी नॉलेज में ना हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सेकुलरिज्म नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज कुछ यूनिवर्सिटीज में होगा, किसी यूनिवर्सिटी में हम बुद्धिज्म की स्टडी पे एम्फेसाइज हो रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज है, किसी यूनिवर्सिटी में सिख स्टडीज है, किसी यूनिवर्सिटी में कोई और रिलीजन से रिलेटेड स्टडीज हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ सेकुलरिज्म नहीं है। सभी धर्मों को कन्वर्ज करना है, सभी धर्मों के कन्वर्जिंग पॉइंट्स निकालने हैं, और वो कन्वर्जिंग पॉइंट्स निकाल के सभी धर्मों के अंदर एक जो कॉमननेस क्या है वो निकालनी है। तो उन चीजों को निकाल के हम सेकुलरिज्म के ऊपर जो यू कैन से एक सिस्टमैटिक स्टडीज की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ यू कैन से सेकुलर स्टडीज मस्ट बी देयर, सेकुलर स्टडीज का के कोर्स डेवलप होने चाहिए, सेकुलर स्टडीज के कोर्सेस को हम यू कैन से बैचलर लेवल पे जो हमारी स्टडीज है हम डिग्री लेवल पे उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में होने चाहिए, ये एक रिसर्च का विषय बने, क्योंकि इसके ऊपर अध्ययन बहुत जरूरी है। जितना सेकुलरिज्म के ऊपर अध्ययन हो पाएगा और उतना ही हम सेकुलरिज्म
को प्रमोट करने में हमें आसानी होगी. सो दैट इज वाई इट शुड बी देयर, राइट. क्योंकि जितनी रिसर्च होगी, जितना हम सेकुलरिज्म को प्रमोट कैसे हमने करना है, सेकुलरिज्म ट्रू सेंस में क्या है, सेकुलरिज्म की नीड क्या है, विदाउट सेकुलरिज्म व्हाट मे बी द कॉन्सिक्वेंसेस देयर. सो ये सब रिसर्च के विषय हैं. इन चीजों के ऊपर यूनिवर्सिटीज को डिपार्टमेंट ऑफ सेकुलर स्टडीज एस्टेब्लिश करने चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो टेंडर एज के बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, सो स्कूल्स में भी हमारे कोर्स के अंदर यू कैन से instead of separate chapters on Jainism, Buddhism, Sikhism, Hinduism, Islamic studies, मुझे लगता है उनके उनके साथ साथ एक सेकुलर स्टडीज का भी जो है वो बच्चों के कोर्स करिकुलम में डालना चाहिए. और इससे क्या होगा कि जो हम टेंडर एज से ही बच्चों के अंदर हम एक टॉलरेंस डेवलप कर सकेंगे. एक धर्म के बच्चों के अंदर दूसरे धर्म के बच्चों के लिए, एक धर्म के लोगों के अंदर दूसरे धर्म के लोगों के लिए. सो दैट इज वाई ऐसा कंट्री जहाँ डाइवर्सिटी है, ऐसा कंट्री जहाँ बहुत सारे रिलीजन्स हैं, ऐसा कंट्री जहाँ यू कैन से रिलीजन्स को लेके कुछ छोटी छोटी मोटी कुछ इंस्टांसेस हैं, जहाँ कुछ इंस्टांसेस भी हुई है, प्रॉब्लम्स आई हैं. तो ऐसे कंट्री में सेकुलरिज्म को कॉन्शियसली प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है. और ये हम सब लोगों की, भारत के सिटीजन्स की, भारत के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी, जो स्कॉलर्स हैं उनकी, जो एकेडमिशियंस हैं उनकी, जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सेकुलरिज्म के ऊपर जितनी स्टडी करें उतनी कम है. इसके ऊपर मैक्सिमम स्टडी करें, स्टडी करके इसको हम कोर्स करिकुलम में लाएं, सेपरेट डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश करें. इंडिया के नेशनल लेवल पे एक नेशनल कमीशन ऑन सेकुलरिज्म, जहाँ एक ऑल इंडिया यू कैन से सेकुलर कमेटी होनी चाहिए, या एक नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट ऑफ सेकुलर स्टडीज शुड बी देयर. सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है. हमें सेकुलरिज्म को कॉन्शियसली प्रमोट करने की जरूरत है. इसमें भारत की यू कैन से भलाई है, भारत का फ्यूचर वी कैन मेक बेटर, you can say through these you can say things, right. And moreover worldwide also secularism की promotion की जरूरत है, क्योंकि 21st century is the age of information, is the age of technology. and 21st century के अंदर जो हमारी priorities हैं, preferences हैं, वो कुछ और बनती जा रही हैं. because कंपटीशन, इकोनॉमिक कंपटीशन वो बहुत यू कैन से तीखा हो रहा है. और ऐसे दौर में सर्वाइवल इज द बिगेस्ट इशू. एंड यू कैन से जैसे हमारे सामने बहुत सारे इश्यूज हैं, एनवायरनमेंट का इशू है, यू कैन से हमारे रिसोर्सेज की डिप्लीशन का इशू है. And so that is why survival is becoming the biggest issue for the you can say public, for individuals, you can say. And that is why जो हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते, you can say conflicts or tussles or tensions due to the this religious intolerance, right. सो अगर हम विश्व की तरक्की चाहते हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं, तो हमें सेकुलर स्टडीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और सेकुलरिज्म को हमें कॉन्शियसली प्रमोट करना पड़ेगा. और सेकुलरिज्म हमारा ऐसा हो कि सर्वधर्म संभव वाला, क्योंकि हम एक ऐसा कल्चर प्रमोट करें कि जिस कल्चर के अंदर सभी को इक्वल रिकॉग्निशन हो, भले कोई हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, या किसी और धर्म से बिलोंग करता हो, इक्वल रिकॉग्निशन
equal status of everybody, and you can say एक नए कल्चर की जरूरत है जिस कल्चर के अंदर एक डाइवर्सिटी भी हो और उसके अंदर एक इंटीग्रिटी भी हो. सो आई होप you will agree with my views. Those who do agree with my views, please give your feedback. That is important for me. So uh, I will keep on sharing my ideas with you. Thank you very much, and all the best to everybody. Good day. So we'll meet next time. Thank you very much. Thank you.